Assalamualaikum students, this is me Miss Fawzia Khan, your zoology teacher, and it's our lecture number 3 from chapter number 5 from growth and development. ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का। इसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म। What is cell differentiation? Cell differentiation is a process in which a cell changes from one cell type to another. वो प्रोसेस जिसमें सेल जो है अपने आप को चेंज करता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करता है अपने आप को, या अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाता है, कुछ मीन्स चेंजिंग आती है, उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन जो है जो ये होती क्यों है, क्या वजह होती है कि सेल अपने आप को चेंज करता है? तो जो मेन वजह है ये है कि वो अपने आप को मोर स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए, मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए जो चेंजिंग अपने लाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जो होती है, जो सेल आप एक दूसरे अपने आप को अलग कर रहा होता है, अपने आप को चेंज कर रहा होता है, तो ये बहुत टाइम होती है जब डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, तो बहुत दफा जो है सेल जो है अपने आप को चेंज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, जैसे हमें पता है कि जब लाइफ स्टार्ट होती है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है, तो वो जो है एक सिंपल जायगोट, जो कि एक सिंगल सेल होता है, उससे स्टार्ट होती है। तो एक सिंपल जायगोट या सिंगल जायगोट से जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है टिश्यू का बनाने के लिए, या फिर सेल टाइप को में चेंज होने के लिए जो है बहुत दफा सेल को अपने आप को डिफरेंशिएट करना होता है। क्या मतलब हो इसका? जैसे कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन जब होती है, मींस जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, पहले गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवम। जब दोनों जो है आपस में, ये स्पर्म और ओवम क्या है, ये जो है हेप्लॉइड सेल है, ठीक है ना। मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है। तो जब ये इनका फ्यूजन होता है तो ये एक सेल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जायगोट, जो कि एक सिंगल सेल होता है, और ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना। मींस इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। हाफ सेट जो है इससे स्पर्म से आते हैं, और हाफ सेल जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो ओम से आते हैं। मींस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है ना। फिर इस सिंगल सेल से जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, ये इसमें डिवीजन होती है फर्दर। जब हमने कहा था क्लीवेज है, इसमें डिवीजन होगी कि एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, 3 में डिवाइड हो रहा है। तो मींस कहने का मतलब ये कि लाइफ स्टार्ट हुई एक सिंगल सेल से, फिर वो कन्वर्ट हो गया एक, इससे जो है एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है ना। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारे बॉडी में। मतलब एक सिंगल सेल से जो है हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, अब वो हमारी बॉडी जो है इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि ट्रिलियंस ऑफ सेल बन गए उससे। तो इवन हम अपनी बात नहीं भी करें, छोटा सा बेबी जब होता है, जब उसकी बर्थ होती है, तो तब उसकी बॉडी में जो है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, लेकिन वो एक सिंगल सेल से जो है बने होते हैं सारे सेल। तो ये ऐसी क्या वजह है कि इसका मतलब ये कि एक सिंगल सेल जो है जिसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल था, जितने भी क्रोमोसोम थे, जितना भी जेनेटिक मटेरियल था, जितने भी जीन्स थे, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, वो तमाम जो है उस मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो है क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मतलब उसके जितने भी सेल हैं, उस हर सेल में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एक सिंगल सेल में है, उसका हम कोई भी सेल उठाकर देखें तो उसमें हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। तो मीन्स से तमाम चीजें जो है, तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम जो है उसमें कैरी हुई है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स है या डिफरेंट टिश्यू है, सबके सेल जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? ये क्या वजह है? जैसे अगर आप देखें कि आपकी आंख का जो सेल है वो हमारे नाक के सेल से जो है अलग होगा, हमारे एयर के जो सेल है वो हमारे जो है फेस के सेल से अलग होंगे। मतलब हर बॉडी के हमारे हर जो पार्ट है, हर ऑर्गन है, उसके सेल जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी। तो ये ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो है एक सिंगल जायगोट से जो है बने हैं, लेकिन सब में इतना डिफरेंशिएशन कैसे आया और ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये तमाम इन इन चीजों को जो है हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेल का जो अपने आप को चेंज करना स्ट्रक्चर में, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करना, कि हमारे हर सेल का फंक्शन भी अलग है। हमारे आई के सेल का फंक्शन अलग है, हमारे नोज के सेल का फंक्शन अलग है, हमारे लिवर के सेल का फंक्शन अलग है, हमारे हार्ट के सेल का फंक्शन अलग है। तो ये अपने आप को जो डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो आज हमारा टॉपिक ही ये कि ये कैसे होता है, और फिर जब तमाम चीजें सेम कैरी हो रही है
तो ऐसा क्यों है कि हाँ सबका फंक्शन सेम क्यों नहीं है, सबका स्ट्रक्चर सेम क्यों नहीं है? मीन जो जो अगर सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी हो रहा है, अगर हमारी आंख में भी सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी हो रहा है और हमारे एयर में भी सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी हो रहा है, तो फिर दोनों का फंक्शन सेम क्यों नहीं है? ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन क्यों है? तो ये तमाम चीजों को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। From the process of gastration and onwards, some of the genes are activated and other are switched off, some even forever। ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है कि जब गैस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो गैस्ट्रेशन का कौन सा प्रोसेस है? गैस्ट्रेशन का वो प्रोसेस जिसमें 3 जर्म्स लेयर्स बनती है, 3 टिश्यू लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जब ये इस प्रोसेस से क्या होता है कि इसमें इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ जीन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो डीएक्टिवेट या स्विच ऑफ हो जाते हैं। मतलब कभी कुछ तो ऐसा होता है कि हमेशा के लिए जो है मतलब स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यही वजह है कि जैसे कुछ जीन्स एक्टिवेट हो गए, मतलब सेम नंबर ऑफ जीन्स तो है लेकिन इसमें कुछ जीन्स एक्टिवेट हो गए, कुछ जीन्स जो है डीएक्टिवेट हो गए। तो जो एक्टिवेट है तो वो फंक्शन होगा, जो डीएक्टिवेट है तो वो फंक्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम जीन्स बाय अ सेल, ठीक है ना, विच आर नॉट एक्टिवेटेड बाय अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये जो प्रोसेस है जिसमें सिलेक्शन हो रही है कि कुछ जीन्स का एक्टिवेट होना है और कुछ को डीएक्टिवेट होना है, मतलब जो जीन्स जो है कुछ जीन्स जो है एक सेल में एक्टिवेट हो रहे हैं वो किसी और में एक्टिवेट नहीं होंगे, तो एम्ब्रियो में। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। यही वो प्रोसेस में जो है सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करता है कि इसको कौन कौन सा फंक्शन करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इसके ऊपर जीन्स, डिफरेंट जीन्स लगे होते हैं। जैसे इसको अगर हम ये नाम दें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है कि इससे जैसे अगर ये कन्वर्ट होगा आगे इंफॉर्मेशन, तो ऐसा होता है कि इसमें कुछ जीन्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, इससे 4 जीन्स जो है आगे 4 सेल आगे बने। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता है कि एक जैसे एक सेल है उसमें ये वाला जीन, ए वाला जीन जो एक्टिवेट हो, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो। तो जो ए का फंक्शन होगा तो वो करे, वो सेल जो है वो फंक्शन करेगा, लेकिन जो बाकी फंक्शन है वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा। दूसरा जो है कोई और सेल है उसमें क्या होगा कि बी का जो जीन है वो एक्टिवेट हो और बाकी सारे डीएक्टिवेट हो। तो उसमें मतलब वो बी का जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन जो बाकी फंक्शन है वो क्या परफॉर्म नहीं होंगे। तो इस तरह जो है सारे जो सेल है वो डिफरेंट बन गए और सबका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, क्योंकि उसमें जो है उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला जीन एक्टिवेट था, बाकी जीन जो थे डीएक्टिवेटेड। वही जीन दूसरे के पास था लेकिन वो क्या था कि वो डीएक्टिवेट होता है और वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा होता। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है एक आपकी बुक में कि जो आरबीसीज हैं, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल, ये कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनने के बाद जो है इसको ये ब्लड में ट्रांसफर होता है। तो जब इमेच्योर आरबीसी होते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस होता है। जब उनके पास न्यूक्लियस होता है इसका मतलब है कि वो हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेच्योर फॉर्म में जाते हैं, मेच्योर होते हैं, तो क्या होता है कि उनका न्यूक्लियस जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब नॉन फंक्शन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो आरबीसी मेच्योर आरबीसीज है, अब उसमें क्या है कि वो न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस क्योंकि जो है वो हीमोग्लोबिन बना सकता है, तो वो क्या करेगा कि अब जो है वो फर्दर जो है वो आरबीसी जो है फर्दर हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो एक तो एग्जांपल ये हो गई। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है, हमारे बॉडी में क्या सबके पास जो है इंसुलिन बनाने वाला जीन्स है, क्योंकि वो उसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर होकर उसको मिला है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि क्या हमारे बॉडी के तमाम सेल इंसुलिन बनाते हैं? तो लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबके पास क्या है, इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है डीएक्टिवेट है। अच्छा, किसके पास सिर्फ एक्टिवेट है? पेनक्रियाज के पास जो है, पेनक्रियाज जो है हमारा जो है इंसुलिन जो है बनाता है। ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या पेनक्रियाज के सारे सेल बनाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भी कुछ स्पेसिफिक सेल, इससे बीटा सेल कहते हैं। तो बीटा सेल में जो है इंसुलिन बनता है, क्योंकि इंसुलिन का जो बनाने वाला जीन जो है वो बीटा सेल में एक्टिवेट है। बाकी जितने भी पेनक्रियाज के सेल है या बॉडी के जितने भी सेल है उनके पास इंसुलिन का जीन तो है, लेकिन क्या है कि वो डीएक्टिवेट है, इसलिए जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता। सिर्फ इंसुलिन जो है हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल जो है ही बनाते हैं। Okay, a number of experiments indicate that cells, even after being differentiated,
डू नॉट लॉस एनी ऑफ देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके जिसके बाद जो है साबित हुआ, ये पता चला कि सेल अगर डिफरेंशिएट हो भी जाते हैं, मतलब अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर उनका बनता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें जो, क्योंकि वो सारे जीन्स कैरी करते हैं, तो उनके सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है लॉस नहीं होती, उनमें रहती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जो जीन एक्टिवेट है वो वाला फंक्शन वो करेगा, जो डीएक्टिवेट है वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा। तो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे जॉन गॉर्डन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक अनफर्टिलाइज ओवम लिया है, एक फ्रॉग का, फीमेल फ्रॉग का जो है अनफर्टिलाइज एग लिया, मतलब ओवम लिया। अनफर्टिलाइज मीन्स वो ओवम लिया जिसमें अभी स्पर्म एंटर नहीं हुआ था, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो अच्छा, उसका ओवम लिया, ओवम में क्योंकि साइटोप्लाज्म भी होता है और जो है क्या है, और न्यूक्लियस भी होता है, तो उसका न्यूक्लियस जो है रेडिएशन के जरिए डिस्कार्ड कर दिया गया और सिर्फ क्या रह गया, साइटोप्लाज्म रह गया। साइटोप्लाज्म जो है, क्योंकि न्यूक्लियस की जरूरत नहीं थी, तो उसकी साइटोप्लाज्म जो है उन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने सेम स्पीशीज का एक टैडपोल का इंटेस्टाइन का सेल लिया, ठीक है। इंटेस्टाइन का सेल जो है क्योंकि इंटेस्टाइन जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन इसलिए उसका सेल लिया। जब उसका सेल लिया तो उसका जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव किया, मतलब उसको निकाला, और जिसका साइटोप्लाज्म था उसको क्या कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए था। साइटोप्लाज्म हमारे पास ऑलरेडी जो है अवेलेबल है, किसका, फ्रॉग की फीमेल ओवम का, ठीक है ना। इसमें हमने न्यूक्लियस रिमूव कर चुके हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या उन्होंने क्या किया कि ये जो है न्यूक्लियस जो है इस साइटोप्लाज्म में जो है इंडक्ट कर दिया। जब इंडक्ट कर दिया गया तो ये इसमें साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया। साइटोप्लाज्म कहाँ का था, ओवम का था, और न्यूक्लियस किसका था, इंटेस्टाइनल सेल का था, ठीक है। तो ये जो अब जो न्यू सेल बना है तो उसने बिहेव किया एज अ जायगॉट, ठीक है ना। जायगॉट से बिहेव किया मीन्स अभी डिप्लॉयड बन गया, अब से फर्दर इसमें डिवीजन हुई, मीन्स क्लीवेज के जो स्टेजेस है वो हुए कि सेल डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर और डिवीजन हुई। तो क्या हुआ कि नॉर्मल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई, और क्या हुआ एट द एंड जो है से एक टैडपोल जो है बन गया। उसके बाद वो टैडपोल जो है एक नॉर्मल फ्रॉग में जो है कन्वर्ट हो गया, मतलब जो है एक नॉर्मल फ्रॉग बन गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इससे ये इंडिकेट करता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंशिएटेड सेल का, ठीक है ना। जो सेल मतलब जो इंटेस्टाइनल सेल था कि वो डिफरेंशिएट हो चुका था, उसमें वो जीन्स जो एक्टिवेट थे जो कि इंटेस्टाइन के वर्क करते हैं, और सारे इसमें इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन वो जो है डीएक्टिवेट थे। लेकिन वो जो न्यूक्लियस था उसमें क्या था, उस न्यूक्लियस ने जो है कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है लॉस नहीं की थी, उसमें तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है अभी भी मौजूद थी, ठीक है ना। फिर जब उसको साइटोप्लाज्म में डाला गया तो उसने सेम वैसे ही अपने वो सारे उसके जीन्स जो है एक्टिवेट हो गए, वो जीन्स भी एक्टिवेट हो गया जिसमें रिप्रोडक्शन इससे होती है, तो उससे एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन हो गई। तो इस बात से ये बात साबित हुई कि अगर सेल डिफरेंशिएट होते भी है लेकिन वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है लॉस नहीं करते। मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है डिफरेंशिएशन, जैसे हम बात करें कि डिफरेंशिएशन कुछ सेल जो है, कुछ जीन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, कुछ जीन्स जो है डीएक्टिवेट होते हैं, तो कैसा होता है। तो ये जो जीन्स जेनेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है कुछ साइटोप्लाज्मिक केमिकल कंपोजिशन। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि जेनेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। जैसे कि जो ये अनफर्टिलाइज ओवम है, जो फीमेल फ्रॉग का या फीमेल का जो है अनफर्टिलाइज ओवम है, ये क्या है, ये हेटेरोजेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सेल डिफरेंशिएशन जो हो रही है एम्ब्रियोनिक टिश्यू में या एम्ब्रियोनिक सेल में जो है ये डिफरेंशिएशन होती है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है अनफर्टिलाइज ओवम, ठीक है ना। ये क्योंकि अनफर्टिलाइज ओवम जो है हेटेरोजेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो ओवम है उसमें कुछ ऐसे चाबियां लगी होती हैं, कुछ ऐसे जो है इसमें जैसे कि मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाती हूँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जो है ओवम है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट जो है यहाँ कंपार्टमेंट बने होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट बने होते हैं इसमें से कि ये कंपार्टमेंट जो है ये जो है इसमें डिफरेंट चाबी मतलब चाबी नहीं होती है, लेकिन मैं एग्जांपल की तरह बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक जीन्स को जो है कुछ वो एक्टिवेट करते हैं, और किसी जो है वो जीन किसी दूसरे को डीएक्टिवेट कर रहा होता है। तो ये जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे केमिकल है, तो वो जो है
जो जीन है ए जीन को जो है एक्टिवेट करेगा, यहाँ का जो है वो बी जीन को जो है एक्टिवेट करेगा, और यहाँ का जो है वो सी जीन को एक्टिवेट करेगा, यहाँ डी जीन को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ की जो केमिकल है वो ई को। तो अब ये पार्ट जिस सेल में जिसको इसके पास गया तो वो क्या होगा, उसमें ए जीन एक्टिवेट हो जाएगा, और जो ये पार्ट किसी सेल में गया तो उसमें बी जीन जो एक्टिवेट होगा। तो मीन्स जो फीमेल का अनफर्टिलाइज ओवम है इसमें ये जो है रिस्पॉन्सिबल है जीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवाने के लिए। इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है जो कि सेल को जो है उसके जीन्स को, डिफरेंट जीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवाती है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म कर रहा है। तो इस द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डिवाइड द ओवम साइटोप्लाज्म, तो उसमें क्या होता है कि जब क्लीवेज हो रही होती है तो उसमें जो है जो ओवम जो है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है इनटू कंपार्टमेंट और सेल, ठीक है ना। कंपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ सेल में जिसमें नेसेसरी कुछ डिटरमिनेट्स होते हैं जैसे कि एमआरएनए, प्रोटीन या फिर कुछ और मॉलिक्यूल जो कि क्या करते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन जो है सेल और इनटू टिश्यू में जो है उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अनफर्टिलाइज्ड ओवम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन मींस कि जो एम्ब्रियो बन रहा होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उसका कोई एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उसको असरअंदाज कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ को असरअंदाज कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो ये कैसे बात साबित हुई, तो इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। तो साइंटिस्ट थे हेंस स्पेसिमेन जो क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, और उनके एक कोलीग थे हेनरी मैनगोल्ड, ठीक है ना। 1924 में जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक दो एक्सपेरिमेंट किए जिससे जो है इन्होंने ये बात साबित की कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसका एक पार्ट जो है कोई दूसरी पार्ट को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो उन्होंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है एक एम्ब्रियो लिया, ठीक है ना, और उसके जो है जैसे ये पार्ट है, आपने दो पार्ट याद रखना है, ये पार्ट जो है वो पार्ट है जिससे जो प्रेजेंटिव नर्वस सिस्टम टिश्यू है, मतलब यहाँ से आगे जाके जो है नर्वस सिस्टम बनना है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है उसका क्या है, ये उसका बेली पार्ट है, इससे बेली पार्ट है। अच्छा, जो हमने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टार्टिंग का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ 3 डर्म्स के बारे में पढ़ा था, गैस्ट्रुलेशन जिसको कहते हैं। तो एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म्स एंड मेसोडर्म। जैसे कि एक्टोडर्म है और ये जो है मेसोडर्म है, और ये क्या है, ये है एंडोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म में जो है न्यूरल प्लेट बनती है जिससे आगे जाके जो है ब्रेन और नर्व सिस्टम वगैरह बनता है। और यहाँ पे जो है मेसोडर्म में नोटोकॉर्ड जो है बनती है, जिससे नोटोकॉर्ड से जो आगे जाके जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है बनता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या किया इन्होंने कि ये जो पार्ट है एक्टोडर्म, यहाँ से एक्टोडर्म मीन्स वो पार्ट प्रिजर्वेटिव नर्वस सिस्टम से जो है बनना था, मीन्स प्रिजर्वेटिव मतलब जिससे बनना है नर्वस सिस्टम, तो वो टिश्यू लिए जिसमें जो है नर्वस सिस्टम से बनना था, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल नोटोकॉर्ड के ऊपर का जो पार्ट था वो लिया, और इसको क्या कर दिया, उस एम्ब्रियो के जो है बेली रीजन है उसमें जो है इंडक्ट कर दिया, उसमें इंड्यूस कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो क्या हुआ कि जब इसमें डेवलपमेंट हुई तो क्या कि जी ये जो न्यूरल टिश्यू थे, जो न्यूरल टिश्यू लिए गए थे, ये फेल्ड हो गए डेवलप एट द एक्टोपिक साइड। एक्टोपिक साइड मतलब अदर साइड, जो दूसरी साइड है जहाँ पे जो नर्व सिस्टम का रीजन नहीं है उसकी, वहाँ पे दूसरी साइड पे जब इसको इम्प्लांट किया तो बेली रीजन में, तो क्या हुआ कि ये फेल्ड हो गया, मीन्स ने जो है नर्वस सिस्टम जो है नहीं बनाया, नर्वस सिस्टम सेम वही उसी जगह पे बना जहाँ पे बनना था, ठीक है ना। तो अब ये बात क्या जो है मतलब जब वो टिश्यू जो कि बना रहे हैं नर्व सिस्टम उसको जब हटा के यहाँ इम्प्लांट कर दिया गया था, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि वो जो है वहाँ नहीं बना जहाँ उसको बनना था, वहीं पे टिश्यू नहीं भी थे फिर भी जाके वो वहाँ बना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कट किया। अच्छा, एक मिनट मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, डायग्राम समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब जो है, जैसे मैंने दोबारा से यहाँ पे 3 लेयर्स बना देती हूँ, ये 3 लेयर्स है, ये जो है ये ऊपर जो है एक्टोडर्म है, सेंटर वाली मेसोडर्म है, और जो नीचे वाली क्या है, एंडोडर्म है। तो यहाँ पे न्यूरल प्लेट होती है जिससे आगे जाके जो है वो बनना होता है,
नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे जो है नोटोकॉर्ड होती है, जो हमें नोटोकॉर्ड बनती है जिससे जो आगे जाके वर्टिबल कॉलम बनता है। तो अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट क्या किया कि वो प्रिजम्पटिव मतलब वो लेयर या वो टिश्यू जिससे आगे जाके नोटोकॉर्ड बननी है, तो उसके जो है नोटोकॉर्ड का पार्ट लिया और उसको जो है उसके बेली रीजन में जो है क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, ठीक है ना। प्रिसेप्टिव बेली एक्टोडर्म मतलब वहाँ पे जिसको क्या कर दिया, जो है इसको ग्राफ्ट कर दिया, उसको इंड्यूस कर दिया। तो जब डेवलपमेंट हुई तो क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पे भी एक नर्वस सिस्टम बन गया और यहाँ पे जो था वो भी बन गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या बात साबित हुई, इसका मतलब ये बात साबित हुई कि एक जो पार्ट है दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मीन्स ये जो नर्वस सिस्टम तो इस पार्ट से बन रहा है, लेकिन इसको मैसेज कौन दे रहा है, इसका मैसेज जो है नोटोकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है। नोटोकॉर्ड इसको मैसेज देता है तो कि अपने नर्वस सिस्टम बनाना है तो वो नर्वस सिस्टम बनता है। क्योंकि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि ऊपर का पार्ट लिया था तो उसके पास कोई मैसेज देने वाला कोई नहीं था। मैसेज जो है ऊपर, क्योंकि मैसेज जो दे रहा था वो ऊपर अपनी सही जगह पे था, तो उसने वहां मैसेज दिया, वहां पे नर्वस सिस्टम बना। लेकिन दूसरे प्रैक्टिकल में क्या किया कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो है जो कि मैसेज दे रहा है, मैसेंजर जो है जैसे हार्मोन होते हैं वो मैसेज पास करते हैं, तो सेम यहाँ भी कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं ऐसे जो कि मैसेज पास करते हैं। तो इस नोटोकॉर्ड को लेके वहां रखा, तो इस नोटोकॉर्ड ने जब वहां मैसेज दिया कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम बनाओ, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। न्यूरल टिश्यू जो है वहां पे बन गए, ठीक है ना। तो इसके इससे बात से ये बात साबित हो गई कि एम्ब्रियो के जो है कुछ हर पार्ट जो दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है उसकी ग्रोथ को। अगर आपको याद हो कि हमने जब डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि पहले जो दो लेयर्स बनती है, ठीक है ना, उसमें उसको बोल देते हैं कि एपीब्लास्ट और जो है हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट जो है जैसे मैंने कहा था कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, तो एपीब्लास्ट जो है ऊपर की लेयर थी और हाइपोब्लास्ट जो है नीचे की लेयर थी। और ये एपीब्लास्ट जो थी वो क्या थी कि वो जो है उससे सेल जो है, सेल माइग्रेट होने स्टार्ट होते हैं और माइग्रेट जब से यहाँ पे नोड बनता है, हैंड से नोड्स कहते हैं यहाँ पे जो है, उसमें क्या होता है कि सेल जो है अंदर गिरने स्टार्ट होते हैं, माइग्रेट होना स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि अंदर जो है पहले एंडोडर्म बनती है, फिर जो है मेसोडर्म बनती है, फिर जो है क्या बनती है, एक्टोडर्म बनती है। थ्री लेयर जो है एपीब्लास्ट या एपिडर्मिक लेयर से जो है तीनों लेयर्स बनी। लेकिन हाइपोड्रम जो हाइपो ब्लास्ट होती उससे कोई लेयर नहीं बनी। लेकिन क्या किया कि हाइपोब्लास्ट ही एपीब्लास्ट को जो है मैसेज प्रोवाइड करता है, मैसेज सेंड करता है कि आप जो है माइग्रेट होना स्टार्ट हो। जब वो माइग्रेट होना स्टार्ट करता है तो वो ग्रुप बनता है, तो वो जो है लेयर्स बनना स्टार्ट होती है। अगर हाइपोब्लास्ट जो है उसको मैसेज नहीं देता तो ये थ्री लेयर्स भी नहीं बनती। तो इससे बात से साबित हुई कि मतलब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है इसकी ग्रोथ के लिए, इसको ग्रोथ के लिए जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ बात यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो इनका कंक्लूजन ये मिला, साइंटिस्ट थे इनको इन्होंने जो है ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी दूसरी एम्ब्रियोनिक टिश्यू के ऊपर, ठीक है ना। किसके जरिए, थ्रू ट्रांसमिटिंग सम केमिकल स्टिमुलस, कुछ केमिकल स्टिमुलस जो है ट्रांसफर करते हुए जो है वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, वो जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल स्टिमुलस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। जैसे कि हार्मोन होते हैं वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी सेम हार्मोन की तरह ही केमिकल्स कुछ होते हैं जो कि जिनको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं और जो कि मैसेज ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि एपीब्लास्ट को जो है ना हाइपोब्लास्ट जो है मैसेज ट्रांसफर करते हैं कि आप जो है माइग्रेट होना स्टार्ट करो और जो है थ्री लेयर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सेम जो है ऐसे यहाँ जो नोटोकॉर्ड है वो जो है न्यूरल प्लेट को जो है मैसेज ट्रांसफर करता है, तो कि जो है आप नर्वस सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो ये इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये तमाम प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मतलब जो कि एक पार्ट बॉडी का दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। सो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। और जो है इससे एमसीक्यूज जो है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है इससे आपके पास आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसके हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।